बिहार बोर्ड कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो दूसरा पाठ है यानी दूसरा जो लेसन है वो एक कहानी है और उस कहानी का नाम है विष के दांत। जो सबसे उस जमाने के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में एक नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित है। यानी इस कहानी के लेखक जो हैं वो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा जबकि माता का नाम रत्नावती शर्मा था। चलिए ये लेखक परिचय है। 1961 में इसका देहांत हो गया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि ये कहानी क्या है, और खास करके यदि आप गांव में रहते हैं और गांव में अगर कोई आर्थिक स्थिति से मजबूत परिवार है और वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई परिवार है, उन दोनों परिवारों के बीच की ये कहानी है। दो अलग अलग मानसिकता वाले परिवारों के बीच की कहानी है। चलिए बिना देर किए हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। हम बोर्ड पे स्पष्ट लिख दिए हैं, दिख पा रहा होगा। एक परिवार जो महल वाले हैं, अमीर हैं, और दूसरी तरफ एक जो इसी महल वाले परिवार की फैक्ट्री में काम करते हैं और उन्हें एक किराए का घर मिला है, किराए का रूम मिला है जिसको क्वार्टर कहा जाता है, और ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला आदमी है और एकदम गरीब परिवार है ये। इस कहानी में दो परिवार हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। एक जो महलों में रह रहे हैं, जो अमीर परिवार है, दूसरा झुग्गी झोपड़ी या फिर उसी अमीर परिवार की फैक्ट्री में काम करने वाला है, तो उसी के द्वारा दिया गया क्वार्टर यानी कि रूम में रह रहा है। कहानी का प्रारंभ शुरू होता है कि कहानी का जो मुख्य पात्र है उनको जान लेते हैं। सेन साहब और सेन साहब की पत्नी। एक परिवार है जो अमीर परिवार है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है। उसमें जो परिवार है वो है सेन दंपत्ति, जिसमें सेन साहब और सेन साहब की पत्नी है। इसके अलावे आप देखेंगे सेन साहब को 5 बेटियां रहती है। रजनी, आलो, शेफाली, आरती, सीमा, ये 5 बेटियां हैं जो सेन साहब की 5 बेटियां। इसके अलावे नाउम्मीदी में उम्मीद की एक किरण और सबके आंखों का तारा सेन साहब का राज दुलारा एक बेटा भी है, जिसकी उम्मीद सेन साहब ने नहीं की थी कि अब हमको बेटा भी होगा। उस स्थिति में सेन साहब को एक बेटा हुआ और अतः इसी कारण से यह सबसे राज दुलारा, सबसे दुर्ललित स्वभाव में पला बढ़ा यह लड़का बहुत ज्यादा लाड़ प्यारा हो गया पूरे घर का। इसका नाम है कासू, प्यार से इसे खूखा कहते हैं। ये सेन परिवार के सभी किरदारों को हमने देखा। तो सेन साहब की पत्नी, सेन साहब की 5 बेटियां और सेन साहब का एक बेटा। इसके अलावे अन्य किरदार जो सेन साहब के यहां ही आते हैं, उनके दोस्त, जिसमें मिस्टर सिंह, पत्रकार महोदय यानी कि अखबार नवीस, इसके अलावे मुखर्जी साहब, ये 3 अलग दोस्त रहेंगे, इनका भी किरदार हम समझेंगे, और एक ड्राइवर और शोफर, इनका भी किरदार समझते हैं। अब दूसरे परिवार का हम जिक्र कर देते हैं, तब कहानी के विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। दूसरा किरदार है जो गरीब है, इसमें है मदन के पिता यानी कि गिरधर लाल, दूसरा है मदन की मां यानी कि, और तीसरा है मदन। 3 ही किरदार दूसरे परिवार में हम नजर आएंगे। सबसे पहले गिरधर लाल की मां, गिरधर लाल की पत्नी और गिरधर लाल का बेटा यानी कि मदन के पिता और मदन की मां। ये 3 ही किरदार दूसरे परिवार में है जो आर्थिक रूप से काफी दुर्बल हैं, कमजोर हैं। इनके पास पैसा उतना नहीं है। ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अचानक शहर काम करने के लिए जाते हैं, और जहां गिरधर लाल जो है कासू के पिता यानी सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते हैं, और वहीं उन्हें क्वार्टर प्रदान किया जाता है, रूम प्रदान किया जाता है जहां वे रहते हैं।
चलिए अब कहानी को प्रारंभ करते हैं अलग अलग करके। पहला तो बात तो यह है कि सेन परिवार, चूंकि 5 बेटियां थी, इनको मात्र एक बेटा था, तो ऐसे भी बेटा को ज्यादातर तवज्जो दी जाती थी सेन साहब के परिवार में। 5 बेटियां रजनी, आलो, शेफाली, आरती और सीमा। इस 5 बेटियों को सेन साहिब ने इस तरह की हिदायतें दी थी, उनकी पत्नी ने भी और सेन साहिब ने भी। आज तक भले ही किसी ने क्या क्या करना है ये उन्हें भले ही नहीं सिखाया गया हो, लेकिन क्या नहीं करना है ये जरूर उन्हें सिखाया गया है। इसके अलावा सेन परिवार के लिए लड़कियां क्या है, तो लड़कियां कठपुतलियां है सेन परिवार के लिए, और इस बात पर सेन परिवार को बहुत ज्यादा गर्व है। मोहल्ले के किसी लोगों ने आज तक सेन परिवार के बेटियों को हंसते हुए नहीं देखा है, खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा है। इन सभी बेटियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी एकदम अलग थी। घर के सारे नियम, कायदे, कानून अलग थे, जीवन के नियम सभी अलग थे। लेकिन एक बेटा जिसका नाम है कासू, यानी कि प्यार से इसे खोखा कहा जाता था, इस खोखा या कासू के लिए, जो कि था बहुत छोटा, महज 5-6 साल का, और इस 5-6 साल के लड़के को सेन साहब और सेन परिवार एक सपने संजोए हुए था कि यह मेरा बेटा आगे चलकर एक बड़ा इंजीनियर और एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। तो इंजीनियर बनाने की चाह रखने वाला सेन परिवार बेटे को इतना ज्यादा दुर्ललित स्वभाव में पलाता बढ़ाता है, राजदुलारी बनाता है या बिगड़ जाता है थोड़ा सा। घर में होने वाली कोई भी घटनाएं, कोई भी नियम इनके लिए मायने नहीं रखती है, ये सारे नियमों से परे हो जाते हैं। सेन परिवार अपने नियम और सिद्धांत खोखा के अनुसार बदल लेते हैं, यानी जैसा खोखा चाहते हैं वैसा वो कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ अगर बेटी कर दे तो उसके लिए सख्त निर्देश और सख्त कार्रवाई की जाती थी, लेकिन वही अगर कासू यानी कि उनका बेटा कर दे तो उनके लिए कोई नियम, कायदे, कानून नहीं लगाया जाता था। तो यह सेन परिवार के घर में होता था। इसके अलावा सेन परिवार में सिर्फ कासू के पढ़ने के लिए घर पर शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। घर के नियमों के मामले में अपवाद आपने देखा कासू को, जीवन के नियमों के मामले में अपवाद देखा कासू को, यहां तक कि शिक्षा के नियमों के मामले में भी अपवाद था कासू। इस तरह से कई मामलों में कासू यानी कि खोखा अपवाद था। अब कहानी का दूसरा पड़ाव हम चलते हैं, ये सेन साहब के परिवार में होने वाले लैंगिक भेदभाव को हम जान पाए। कहानी का दूसरा पड़ाव क्या है? दूसरा पड़ाव यह है कि होता क्या है, एक दिन अचानक शोरगुल बाहर होती है। सेन साहब बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं कि कोई लड़का जो है, जो महज उसकी भी उम्र 5-6 साल रहती है, वो बार बार ड्राइवर की ओर झपट रहा होता है और उस छोटे से बच्चे के घुटने से खून बह रहा होता है, और बगल में उसकी मां खड़ी रहती है अपने बेटे को उसी के आंचल में छुपाकर, परंतु वह बार बार ड्राइवर के तरफ, शोफर के तरफ जो है बार बार झपट मार रहा होता है। इस बात को समझकर सेन साहब ने सोचा, जैसे ही सेन साहब वहां पहुंचे उनके दिमाग में यह खनक गया कि जरूर कुछ घटना हुई है। ड्राइवर ने जैसे ही पहुंचा, ड्राइवर ने कहा कि देखिए नहीं सेन साहब, ये लड़का जो है बार बार गाड़ी को छूने का प्रयास करता था। सेन साहब ने नई चमचमाती स्ट्रीमर इंड ब्लैक कलर की 7,500 रुपये में खरीदी थी, जो उनके दरवाजे पर एकदम खड़ी हुई थी। मान लीजिए अगर कोई उसको छू ले तो ड्राइवर और शोफर की सहमति समझिए, बार बार उसको एकदम साफ करता था, हर वक्त उसको चमकाते रहता था। और कोई खोखा खोखी यानी कि बच्चा बुच्ची अगर कोई भी वहां आ जाए तो समझिए उनको फटकने तक नहीं देता था आसपास कहीं भी। तो घटना हम आगे बढ़ते हैं। पहली घटना हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का जिसका नाम मदन रहता है, उसकी माँ उसके पास अभी आ गई है और ड्राइवर पर झपट रहा है वो मदन, और सेन साहब भी आ गए हैं। सेन साहब को देखकर मदन की माँ बिल्कुल सहम सी जाती है, कुछ नहीं बोलती है। सेन साहब को देखकर भीर धीरे धीरे करवट ले लेता है, वहां से चले जाते हैं, वहां कुछ नहीं बोलते। लेकिन सेन साहब की फैक्ट्री में ही काम करता है मदन का पिता यानी कि गिरधर लाल। गिरधर लाल जो कि मदन का पिता है, जब अगले दिन फैक्ट्री काम करने के लिए पहुंचता है तो सेन साहब उसको सख्त निर्देश देते हैं, क्या तुम बेटे को सिखा रहे हो, ना पढ़ा रहे हो? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और मवाली बनते हैं। अतः अपने बेटे को सुधारो, उसे पढ़ाओ, सिखाओ। इस तरह से नहीं करेगा तो आगे चल के ये गुंडा, चोर, मवाली बन जाएगा। सेन साहब जब पुनः वापस घर आए तो मदन को खोजकर शाम के समय मदन की खूब ज्यादा पिटाई करने लगे।
और मदन इतना जोर जोर से रोने लगा पिटाई के कारण कि इनके क्वार्टर से आवाज सीधे सेन साहब के घर तक पहुंचती थी। और सेन साहब के घर तक आवाज पहुंचती थी तो उसमें सेन साहब की पत्नी बोल रही है कि लगता है गिरधर बहुत भला आदमी है, एकदम सामान्य आदमी है, गिरधर भला आदमी है, उसकी पत्नी ही उसके बेटे को बिगाड़ दी है। इस बात पर तंज कसती हुए कहती है सेन साहब की पत्नी कि देखिए कैसे कौवा के तरह कांव कांव चिल्ला रहा है, इसी तरह मारता रहा तो ये लड़का आगे चलकर सुधर जाएगा। और इसी तरह से ये घटना घटी, पहली घटना। और चलिए अब दूसरी घटना का जिक्र करते हैं। सेन साहब के एक दिन जो है सेन साहब के से मिलने उनके कई दोस्त आए हुए थे और उन दोस्तों में थे मिस्टर सिंह, एक अखबार नवीस थे पत्रकार साहब, एक मुखर्जी साहब थे। ये तीनों दोस्त जो है दोस्त यानी कि बरामदे में बैठकर ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो इनके मुखर्जी साहब के साथ जो है पत्रकार महोदय के साथ 3-4-5 साल का लड़का जो है एक और लड़का आया था। इनकी छोटी सी घटना घटी थी। यह लड़का कोई गिरे हुए सामान को किसी अच्छी जगह पर रख देता है तो मुखर्जी साहब और मिस्टर सिंह सब कुछ आदमी जो उनके दोस्त थे उनकी तारीफ करने लगते हैं, देखिए कितना अच्छा लड़का है, किस प्रकार गिरे हुए सामानों को अच्छे जगह पर रख देता है। यह बात सुनकर सेन साहब को यूं कहे कि पच नहीं पाया, एकदम थोड़ा सा भी रास नहीं आया। सेन साहब यूं आंच के रह गए पत्रकार महोदय के इस बात को लेकर। तो उन्होंने बोला कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, हाँ अभी से बच्चा स्कूल जाता होगा। ये सब घटनाएं उनके साथ बोलने लगे। ऐसा लग रहा था सेन साहब को यह बात चुभ सी गई, बुरा सा लग गया किसी दूसरे बच्चे की तारीफ करना। वो डायरेक्ट अपने बच्चे की तरफ आए, बोला कि क्या बनाना चाहते हैं इसको। तो पत्रकार महोदय बोलते हैं ये अभी छोटा है, आगे चलकर जो ये बने बड़ा होगा, आगे चलकर जो बनेगा ये अपने मर्जी के हिसाब से बनेगा। तो सेन साहब बोलते हैं इस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोला बच्चा को अपने मन से कैसे बनने दे देंगे, हम तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए अभी से उसकी शिक्षा व्यवस्था कर दी है। घर पर ही कोई बढ़ई आता है, उसको काम सिखा जाता है, क्या क्या करना है, सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके लिए अभी तैयार कर रहे हैं। वो अभी से इंजीनियर बनने की उसमें चाह है, हम अपने बेटे को एक बड़ा इंजीनियर बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे। अब दोस्त लोग भी कहते हैं उनके हिसाब से आपकी मर्जी, आप जो कीजिए। तभी बाहर शोरगुल सुनाई देती है और सभी बाहर शोरगुल सुनकर चले जाते हैं। बाहर की शोरगुल सुनकर जब बाहर जाते हैं सभी तो देखते हैं कि कुछ हो रहा है। तो जाने की बात करते हैं मिस्टर सिंह और पत्रकार महोदय और मुखर्जी साहब, बहुत ज्यादा बातचीत हो जाती है, जाने की बात करते हैं। जैसे ही मिस्टर सिंह अपने कार के तरफ बढ़ते हैं तो कार पर बैठने से पहले वो देखते हैं कि कार के चक्के का हवा निकला हुआ है। ठीक, जैसे ही देखे कि कार के चक्के का हवा निकला हुआ है, फिर दूसरी तरफ उन्होंने देखा तो दूसरे भी टायर का हवा निकला हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि बल्ब जो पीछे का हेडलाइट्स होता है, पीछे का जो लाइट्स होता है बैक लाइट्स, वो भी फूटा हुआ है। अब दूसरा कोई बच्चा तो था नहीं, एकमात्र बच्चा था वो था कासू यानी कि खोखा। और ड्राइवर ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि यह काम कासू या खोखा का ही है, इसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता। तो सेन साहब ने बड़ा लार दुलार से कासू को गोद में उठाकर बोला ऐसा नहीं करते बेटा, यह बहुत खराब काम है। ठीक, अब जरा सोचिए, दो प्रकार की सोच यहां उत्पन्न हुई। मदन की सोच जो एक तरह तथाकथित सिर्फ छूने मात्र से उनको ढकेल दिया गया, जिनके घुटने से खून बह रहा था। एक जिन्होंने चक्के की हवा निकाल दी, बल्ब को फोड़ दिया, उसके बावजूद भी आप देखिए एकदम दुर्ललित स्वभाव में उसे गोद उठाया जा रहा है, पुचकारा जा रहा है, लार दुरार किया जा रहा है। और वो बता रहे हैं सेन साहब की देखिए इंजीनियर बनने की चाह क्या है, इंजीनियर बनने की तमन्ना ये अभी से संजो रहा है। किस प्रकार ये देखना चाहता था कि टायर क्यों फुला हुआ है, इसके अंदर क्या है। तो उन्होंने हवा निकालकर इसकी जांच की, बल्ब क्यों जलता है इसको फोड़ कर इन्होंने जांच की। इंजीनियर बनने का 100% गुण मेरे बेटे में है। तो इसी तरह से ये वहन करते गए और ये लोग सुनते गए। पत्रकार मुखर्जी साहब का कार जो है वो सुरक्षित था, तो पत्रकार महोदय इनके साथ चल दिए। बच गए मिस्टर सिंह उसी जगह लॉन में बैठकर दोनों बातचीत करने लगे, इधर उधर की बातचीत। अब कहानी का दूसरी तरफ हम घटना लेते हैं। घटना क्या होता है,
घटना एकदम क्या होता है कि एकदम महल में रहने वाला कासू अचानक घर से बाहर निकलता है, सड़क पर निकलता है और सड़क की गलियों पर जाते जाते पहुंच जाता है झोपड़ी वाले परिवार के पास। और जहां मदन आवारा गर्द छोकरों के साथ, लड़कों के साथ जो है लट्टू नचा रहा होता है, लट्टू का खेल कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में तो देखता है वो, चूंकि कासू मदन वाले इलाके में पहुंच गया है और उनकी मुलाकात मदन से होती है और डायरेक्ट कासू कहता है, मदन चल दे लट्टू मुझे। तो मदन कहां मानने वाला था इस बात को लेकर, डायरेक्ट बोलता है, जा अपने बाप से मांग, तेरे पास नहीं है पैसे क्या, जा अपने बाप से मांग, इतने भी पैसे नहीं है। तो इस बात को लेकर जो है कासू को यूं कहे कि एक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने झटाक से जो है उसको मुक्का दे दिया मदन को। जैसे ही मदन को मुक्का दिया, जरा सोचिए कहां गुंडा चोर मवाली बनने वाला लड़का मदन रुकता, उन्होंने ही तुरंत उसके बदले में एक घूंसा रसीद कर दिया, उसको मारा। और जैसे ही मारा, 2-3 मुक्का मारने के बाद, घूंसा मारने के बाद कासू के दांत टूट गए और कासू के 2 दांत आगे का ही मानिए वो टूट गया। और कासू वहां से रोते हुए, खून चूंकि निकल चुका था दांत टूटने के बाद, वो रोते हुए अपने महल की तरफ भागा। और इस तरह से ये दूसरी घटना घटी और इस द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे थे मदन के दोस्त, जो किसी ने भी मदन का साथ जो है नहीं दिया। अब घटना जब पहुंच गया कासू अपने घर, उनका इलाज जो भी करवाया गया अपने हिसाब से करवाया गया। अगले दिन जब गिरधर लाल फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंचा तो गिरधर लाल को डायरेक्ट बोला गया, देखो गिरधर, कल से तुम काम करने नहीं आना। गिरधर लाल को फैक्ट्री से निकाल दिया गया, काम करने से मना कर दिया गया। आप समझिए, एक महल वाले ने सिर्फ बच्चे की लड़ाई के कारण जो है क्या किया गया, गिरधर लाल जैसे एक अच्छे कर्मचारी को, एक बेजोर चरित्र वाले आदमी को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। गिरधर लाल घर आता है, क्योंकि आज पता था मदन को कि आज तो बहुत मार लगेगी। उसके कार सिर्फ छूने ना या नहीं छूने मात्र से उतनी मार लगी थी। आज तो हम उसके बेटे का दांत तोड़कर आए हैं, तो मार बहुत पड़ने वाली है। मदन सांझ तक घर नहीं गया, संध्या हो गया, अब रात होने को थी, लेकिन भूख बच्चा को लग गया, मदन को भूख लग गया। तो वो खाने के लिए सोचा कि खा लेंगे और धीरे धीरे जाकर सो जाएंगे। खाने के लिए वो रसोई घर की तरफ जा रहा था। आराम से वो जो है खा पी लिया और उसकी माता पिता गिरधर लाल और उसकी पत्नी जो है कुछ बातचीत कर रहे थे। यही बातचीत कि कल से बोले हैं सेन साहब फैक्ट्री नहीं आने। तो इसी को सुनने के क्रम में जब वो दरवाजे के पास गए तो दरवाजे से जाने के क्रम में कि अब शयन कक्ष में जाना है, तो उनका पांव लोटा से टकरा गया। ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर आया और जैसे ही बाहर आया तो देखा कि मदन एकदम सर झुकाए खड़ा हुआ है। और गिरधर लाल उसके नजदीक आता है और नजदीक आने के बाद उनसे ये पूछता है, अभी शांत रहता है एकदम, पूछता कुछ नहीं है। उनके नजदीक जाकर यह कहता है, एकदम उसके चेहरे को देखता है। जैसे ही मदन के चेहरे को गिरधर लाल देखता है, मदन हंस देता है ठहाका पार के। और इस बात को देखकर मदन हैरान हो जाता है कि उसके पिता भी उसके साथ हंसने लगते हैं। और मदन को गोद में उठाकर उसके पिता कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने जो ओज का परिचय दिया है, तुमने जो बदला लेने का परिचय दिया है, वह बहुत बढ़िया है। तुमने उसके 2 ही दांत तोड़े, मान लेता तो सब दांत तोड़ देते तो बहुत बढ़िया रहता। इस प्रकार एक छोटा सा लड़का मदन, जो कि झोपड़ी वाले लड़का था, जिन्हें सेन साहब ने गुंडा चोर मवाली बनने के लिए बोला था कि आगे चलकर ऐसा बनेगा, वो लड़का अपनी ओज का, अपने से दूसरे से बदला लेने का जो परिचय दिया है, ये अद्वितीय रहा है। और चूंकि जो दांत थे कासू के वो किसी विष से कम नहीं थे, किसी जहर से कम नहीं थे, इसलिए इस कहानी का नाम विष के दांत रखा गया है। ये कहानी विष के दांत और अन्य कहानी संग्रह से ली गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में जीत जो है वो महल वाले की हुई। और हमने देखा कि एक आर्थिक रूप से मजबूत परिवार किस प्रकार एक मध्यम वर्गीय परिवार पर भारी पड़ गया।
उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया गया।